सो अब हम लेक्चर नंबर 9 पे हैं, यानी लेसन 9 L09। और अभी तक जो इसके पीछे के लेक्चर्स थे वहाँ पर आपने यूनिट 1 कर लिया, यानी सीधा कहने का मतलब है चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक जितना भी पोर्शन है वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 7 और 8 की तरफ। चैप्टर नंबर 7 और 8 जो है यहाँ पे हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करेंगे और डिफरेंट तरह के क्लाइमेटिक पैरामीटर्स पे बात करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा टॉपिक है। और ये टॉपिक भी जो क्लाइमेट चेंज वाला पार्ट है ना, वो बहुत ही आसान है। थोड़ा सा क्लाइमेटिक पैरामीटर से आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी। कार्बन ऑफसेटिंग क्या होता है, कार्बन स्पेस क्या होता है, कार्बन टैक्स क्या होते हैं, थोड़ी बहुत वहाँ पे कुछ चीज़ें आप मिल सकती हैं। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है, और जहाँ पे यूपीएससी के साथ साथ बहुत सारे कार्बन फुटप्रिंट्स क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी के साथ साथ और भी स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, पूछे गए। चलिए आगे बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 9 पे। मैं डॉक्टर रवि अग्रवाल आप सबको इस प्लेटफॉर्म के आज है ना आपकी हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। इट्स अ मेरी माई ब्रीफ इन्फॉर्मेशन, इट्स माई टेलीग्राम चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जहाँ मैं एडवाइस टू एवरीवन आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं फ्यूचर में भी जितने भी करंट अपडेट्स हैं उनकी क्लासेस के लिए। सो आइए आगे बढ़ते हैं। और दिस इज द यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 7 और इसमें कई पार्ट्स हैं। दिस इज अ पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 करते हैं। और पार्ट 1 जहाँ पे चैप्टर का नाम है दिस इज द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं इस टॉपिक के अंदर कौन कौन से कंटेंट हैं जो मैं यहाँ पर आपको कवर करने वाला हूं, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक तो जब भी कोई क्लाइमेट चेंज की बात होती है वहाँ बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसके बेसिस पर क्लाइमेट चेंज होते हैं, यानी जलवायु परिवर्तन होते हैं। तो उसमें कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जो नेचुरल रीजंस होते हैं जिसके लिए हम और आप जिम्मेदार नहीं होते हैं, प्रकृति जिम्मेदार होती है। अब जैसे ज्वालामुखी का फटना, वॉल्केनिक इरप्शन, इसके लिए हम तो आप तो है नहीं। ठीक है, इस तरह के कई ऐसे फीचर्स हैं जो मैं आपको नेचुरल काजेस के बारे में विच आर रिस्पॉन्सिबल टू डू द क्लाइमेट चेंज। वहीं दूसरी जगह पर एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज होते हैं जहां पर ह्यूमन बीइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज। बात करेंगे हम यहाँ पर नेचुरल रीजन की बात करेंगे और एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज पे भी बात करेंगे। इसके अलावा शॉर्ट लाइफ क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, इस पर भी यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के एविडेंसेस कौन कौन से हैं, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से, उसके सोर्सेस कौन कौन से हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जहां पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है और आज भी पूछे जाते हैं। और कुछ फैक्चुअल डेटा है, दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग कहाँ हो रही है, सबसे ज़्यादा किस गैस की वजह से हो रही है, ठीक है ना, पर कैपिटा ग्लोबल वार्मिंग किस जगह की है। इनमें कुछ ऐसे डेटा है जो आपको हर मोमेंट ऑफ टाइम में, मतलब जब भी आप एग्जाम में जाते हैं तो लास्ट में एक्चुअली आपको फिर से अपडेट करना ही पड़ता है। तो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा जिसके लिए मैं आपको थर्ड रवि सर बार बार बोलता हूँ, विच विल बी यूजफुल टू एवरीवन, यानी आपके करंट अपडेट्स में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इन्हीं टॉपिक्स को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है बट मीनिंगफुल है, यानी यहाँ पर कंसेप्ट्स हैं और आपको चीज़ों समझनी होंगी और आपको मज़ा आने वाला है। आइए देखिए, अगर हम नेचुरल कॉजेज से बात करें जो क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार होता है, उसमें एक है जिसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। अब ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी एक ज्योग्राफिकल कैरेक्टर्स है जहाँ पर कॉन्टिनेंट्स अगर आके रिप्लेसमेंट होते रहते हैं। वॉल्केनिक इरप्शंस मुझे नहीं लगता आप में से किसी को बताने की जरूरत है, ये भी एक ज्योग्राफिकल फीचर है। अक्सर कहीं ना कहीं ज़मीन के नीचे के जो हीट कन्वेक्शन करंट होते हैं, ठीक है, वो उनकी एक्टिविटी काफ़ी तेज हो जाती है और वही हीट जो होते हैं वो बाहर जो प्लेट्स होते हैं अर्थ उसको फाट कर बाहर निकल आते हैं, जो कि हम वॉल्केनिक इरप्शंस कहते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें बताऊं, जैसे ये वाला जो पार्ट है ना, ये 3-4 जो पार्ट है ना, ये सारे के सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि करीब हजारों सालों में जाकर, है ना, हजारों सालों में जाकर ऐसा होता है कि पृथ्वी अपने एक्सिस से थोड़ी टिल्ट होती है, यानी हजारों सालों में जाकर पृथ्वी अपने एक्सिस पे थोड़ी सी टिल्ट होती है, जिसको हम एक्चुअल में ऑर्बिटल फोर्सिंग का नाम देते हैं, है ना, ऑर्बिटल फोर्सिंग का नाम देते हैं। तो ऑर्बिटल फोर्सिंग भी एक नेचुरल कैरेक्टर है जहां अर्थ धीरे धीरे अपने एक्सिस पर अपनी ऑर्बिट जहां पर है वहां पर अर्थ थोड़ा बहुत टिल्ट होता है। और जब अर्थ टिल्ट होता है अपने एक्सिस पे तो उसका जो प्लेन होता है, ठीक है, जैसे थोड़ा इक्वेटर या लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड, उसमें थोड़ा बहुत बदलाव होता है जिससे अर्थ के ऑर्बिट में भी परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से जो सन के रेडिएशन जो अर्थ पे पड़ते हैं उनमें भी थोड़ा बहुत बदलाव होता है। जैसे मैं अगर आपसे एक बात पूछूं, मान लो एक सतह है जो सीधा है, तो जब सन की लाइट ऐसी जगह पे पड़ती है तो मैक्सिमम ट्रैप हो जाती है, और थोड़ा अगर तिरछा है तो सन की लाइट जब पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। यानी अगर अर्थ पे अगर जो एक्सिस है वो सीधा है या थोड़ा टिल्ट है या कुछ
और होता है तो दे क्रिएट द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। उनका जो टिल्टिंग नेचर, रिफ्लेक्शन नेचर है वो बदलता है और वो भी कहीं ना कहीं सोलर रेडिएशन को वेरी करता है। इसके साथ ही जब अर्थ पर इस तरह की चीजें चेंज होती हैं, रेडिएशन चेंज होता है, तो कहीं ना कहीं ओशन करंट का प्रेशर डिफरेंस भी बदलता है। तो जो समुद्र की जो लहरें चलती हैं, ओशन करंट्स होते हैं, उनमें भी परिवर्तन होता है। और यहां तक कि वैज्ञानिकों ने, जब मैं आपको मास एक्सटिंक्शन पढ़ाऊंगा जिसको हम कहते हैं प्रलोप, प्रलोप मतलब जिससे आप कहते हैं प्रलय, उससे बताऊंगा कि कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ जैसे डायनासोर के पीछे खत्म होने के मतलब उसके पीछे कारण बोला है कि पृथ्वी पर एस्टेरॉइड्स वगैरह का कभी अटैक भी हुआ था और ये होता भी है। ठीक है, तो कुछ स्पेस डस्ट होते हैं जो सन और अर्थ के बीच में आकर जमा हो जाते हैं। ये डस्ट वही होते हैं जब कोई एस्टेरॉइड्स वगैरह जनरली जब पृथ्वी की तरफ गिरता है तो वो फ्रिक्शन की वजह से टूट कर एक बढ़िया एक क्लाउड सा बन जाता है, एक डस्ट बन जाता है और वो अर्थ के ऊपर एक हाइट पर अच्छे खासे लेवल पे इकट्ठा हो जाता है। आपको बताऊंगा इस तरह की फिनोमिना को हम लोग ग्लोबल डिमिंग भी कहते हैं, है ना, ग्लोबल डिमिंग भी कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे आफ्टर द एंड ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जब हम ग्लोबल कूलिंग और ग्लोबल डिमिंग की बात करेंगे। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द नेचुरल रीजन बिहाइंड द क्लाइमेट चेंज। ठीक है ना, तो ये सारी चीज, अब यहां तक देखो कि यहां तक वैज्ञानिकों ने कहा कि भैया दुनिया में जो डायनासोर थे वो इसी की वजह से खत्म हो गए, जिसका रीजन कुछ लोगों ने ग्लोबल डिमिंग भी दिया है। ठीक है, जब हम ट्राइसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस पीरियड की बात करेंगे, कहां, जब मास एक्सटिंक्शन की बात करेंगे जिससे हम कहते हैं प्रलय या विलोप, यानी दुनिया में कुल 6 मास एक्सटिंक्शन माने जाते हैं, जहां यूपीएससी ने 6 मास एक्सटिंक्शन ऑलरेडी एग्जाम में दिया हुआ है। इस पे हम आगे बात करेंगे। ठीक है, इस पे हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो मेरे ख्याल से यहां तक किसी को कोई इशू नहीं होने वाला है। चलो दोस्त, अब बात करते हैं ऐसे कौन कौन से एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस हैं। एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस का मतलब होता है जो कि ह्यूमन की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ह्यूमन की वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके रीजंस आपसे बेहतर और क्या कौन जानेगा। जैसे जैसे हम जीवाश्म ईंधन को जला रहे हैं, अपनी जरूरतों के लिए हम कोल को जला रहे हैं, अपनी जरूरतों के लिए हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जला रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉज द क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोसेस, जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज निकल रही है उतने ज्यादा इंडस्ट्रीज से निकलने वाले धुएं हो रहे हैं, स्मोक हो रहे हैं, और बहुत सारा जो इफ्लुएंट्स है जो सीधा पानी में डाल दिया जाता है, दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू कॉज द क्लाइमेट चेंज। बायोमासेस, पत्तियां वत्तियां जला रहे हैं ना, इस तरह की चीजें भी हो रही हैं। डिफॉरेस्टेशन हो रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में भी हम अच्छा खासा केमिकल का यूज कर रहे हैं। मॉडर्न मेथड ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑल्सो डेंजरस, जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और साथ ही साथ जो लैंड यूज के तरीके हमने बदले हैं, ठीक है ना, आपने हाई यील्डिंग वैरायटी ला दी, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी ला दी, केमिकल फर्टिलाइजर ला दिया, मैकेनाइजेशन ला दिया, इससे उसी लैंड का हमने एक्सप्लॉयटेशन भी शुरू कर दिया बच्चा। तो ये सारी की सारी चीजें, इसके अलावा बहुत सारे और भी रीजंस हैं जहां पर एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस है। क्या? द रीजन बिहाइंड द क्लाइमेट चेंज। ओके, रीजन बिहाइंड द क्लाइमेट चेंज। अब यहां पर आपको लिए चलते हैं एसएलसीपी के बारे में। दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक और इस पे क्वेश्चन पूछा गया और आने वाले समय में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले जरा समझो, नाम ही कह रहा है एसएलसीपी। एसएलसीपी का मतलब होता है शॉर्ट यानी कम समय के लिए, लाइव्ड क्लाइमेट पॉल्यूशंस, यानी ऐसे पॉल्यूटेंट जो इन्वायरमेंट में कुछ समय के लिए होते हैं, कुछ समय के लिए ही जिंदा रहते हैं, यानी कुछ समय के लिए एटमॉस्फेयर में पड़े होते हैं, उनको हम एसएलसीपी कहते हैं। ठीक है ना। लेकिन इनमें से एक बात मैं बताऊं, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे सामने है, जो आपको बताऊं, अगर वो कुछ स्मॉल पीरियड के लिए भी होते हैं तब भी वो बहुत ज्यादा जहरीले यानी बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। इनमें कुछ एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन आगे हम लोग बात करेंगे जब पोल्यूशन बात करूंगा। ब्लैक कार्बन, ब्राउन कार्बन और ब्लू कार्बन, है ना। और इसके अलावा ग्रीन कार्बन, 4 कार्बन है जो हम लोग पढ़ेंगे पोल्यूशन में। मीथेन, इसके अलावा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। ओजोन 2 होते हैं, एक जो जमीन में नीचे होते हैं इनको ट्रोपोस्फेरिक कहते हैं, जो खतरनाक होते हैं, और एक ऊपर होते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक, जो कि बहुत अच्छे होते हैं, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोककर नीचे मानव जीवन की या लिविंग ऑर्गेनिज्म की सुरक्षा करते हैं। ये जो आपको यहां सामने दिख रहा है बच्चा, ये सारे के सारे ये आपके इन्वायरमेंट में अगर होते हैं, ठीक है ना, तो दे क्रिएट द मैसिव एंड मैसिव प्रॉब्लम उस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में भी। लेकिन हाँ, कुछ केसेस में ऐसा देखा गया कि एसएलसीपी जो शॉर्ट लाइफ क्लाइमेट पॉल्यूटेंट होते हैं, वो इस
इन्वायरमेंट में या इस नेचर में कुछ दिन तो होते ही होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ डिकेड्स तक भी देखे जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके पेपर में 2020 के आसपास पूछा था, जब उसने क्लैथरेट्स का क्वेश्चन पूछा था कि जो मीथेन होता है वो मीथेन एटमॉस्फेयर में करीब 2 डिकेड्स तक हो सकता है। बात ठीक लिखा था, 2 डिकेड्स का मतलब हो गया लगभग 20 साल तक मीथेन जो होगा वो एटमॉस्फेयर में रह सकता है, जबकि कुछ दिन और कुछ सेकंड से लेकर, यानी मीथेन में इतना बड़ा वेरिएशंस देखने को मिलता है। इट कैन स्टे, देखो यहां लिखा है मीथेन को हम SLCP तो बोलते हैं, लेकिन उसके अलावा वो फ्यू डिकेड्स तक भी एटमॉस्फेयर में रह सकता है, और ये अच्छा खासा इंफ्रारेड रेडिएशन को ट्रैप करके ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करता है। उस पर भी हम लोग बात करेंगे, तो ये चीज ध्यान रखना। इन दैट वे दिस इज ऑल्सो व्हाट इंक्रीजिंग द ग्लोबल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट इनसे अच्छी खासी मात्रा में होता है। आगे चलते हैं, आगे हम आपको लिए चलते हैं दोस्त ग्रीन हाउस इफेक्ट में, शॉर्ट लाइफ क्लाइमेट के केसेस में, कि ये चीजें कहां से आती हैं। ये चीजें कहां से आती हैं? बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट जो आपके ह्यूमन के हेल्थ को क्रिएट करती हैं, प्रॉब्लम एग्रीकल्चर में, एटमॉस्फेयर और इकोसिस्टम में ये इफेक्ट डालती हैं। इनमें से एक कंट्रीब्यूशन है जो मैं बताऊं, इवन ऐसा कहा जाता है जो HFCs है करेंटली प्रेजेंट इन द स्मॉल क्वांटिटी इन द एटमॉस्फेयर, इट देयर कंट्रीब्यूशन टू क्लाइमेट चेंज हैज बीन ऑब्जर्व्ड टू क्लाइम टू एज सच एज 19% ऑफ ग्लोबल CO2 एमिशन बाय 2050। अगर हमने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के एमिशंस को नहीं रोका, आपको बताएंगे जब हम लोग चलेंगे कि गाली एग्रीमेंट में, कि गाली एग्रीमेंट कहां मिलेगा बच्चा, जब हम आगे के लेक्चर में इसके नेक्स्ट लेक्चर में ओजोन वगैरह पे बात करेंगे, तो वहां पर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की बात होगी दोस्त, ठीक है, वहां पर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की बात होगी। पहले जमाने में हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज करते थे, कहां, रेफ्रिजरेटर वगैरह में, एयर कंडीशन वगैरह में, उसको रिप्लेस करके हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का यूज किया गया। और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एक ग्लोबल वार्मिंग गैस है जो कि बहुत बड़े लेवल पर ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है। इस पे हम लोग आगे बात करेंगे। और यह भी दिख रहा है कि HFCs जो होता है वो भी आपको SLCP के अंदर आता है, ठीक है। SLCP का मतलब होता है शॉर्ट लाइफ क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स। अब देखिए क्लाइमेट चेंज के कौन कौन से एविडेंसेस हैं जो आपको दिख रहे हैं, ऐसे कौन कौन से कॉजेस हैं जो आपको दिख रहे हैं जहां पर जलवायु परिवर्तन की वजह से समस्याएं हो रही हैं। ये भी जनरल टॉपिक, इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल चीज अभी नहीं आई है। ये टॉपिक वैसे भी ये लेक्चर थोड़ा स्लो चलने वाला है, इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें आपको नहीं मिलेंगी, और यह बहुत ही व्यवहारिक है, पर इसमें फिर भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आप गलत कर ही जाते हैं, जैसे सी लेवल का लगातार बढ़ना, ग्रेजुअल राइज इन सी लेवल। दूसरा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का बढ़ना, ओशन वाटर का धीरे धीरे गर्म होना, ग्रीनलैंड और अटलांटिक आइस शीट का धीरे धीरे श्रिंक होना, जैसे आर्कटिक सी आइस का धीरे धीरे पतला होना, जैसे मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स का बड़ा कॉमन होना। इवन इसके अलावा जो फ्लड, हैवी रेनफॉल, ड्राई स्पेल, साइक्लोन्स का लगातार बढ़ना, ओशन के अंदर लगातार एसिडिफिकेशन होना, डेथ ऑफ कोरल्स जैसी समस्या जो है एविडेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज की वजह से पिछले कई सालों में देखने को मिली है। मैं पिछले कई डिकेड्स की बात कर रहा हूं, एंड नॉट टेलिंग इन 1 and 2 years या 2 to 3 years। ओके, ये सारे के सारे इंसिडेंट्स हैं जो आपको यहां दिख रहे हैं। अब हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। देखो, ग्लोबल वार्मिंग को समझने के लिए हमें ग्रीन हाउस गैस को समझना होगा। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए अल्टीमेटली जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं कौन? ग्रीन हाउस गैसेस। तो अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए ग्रीन हाउस गैसेस आर रिस्पॉन्सिबल। तो ग्रीन हाउस गैसेस आर रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, और उन्हीं ग्रीन हाउस गैसेस के इफेक्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? दिस इज ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन से होते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस वो होते हैं जो इंफ्रारेड रेडिएशन को ट्रैप कर एक्सोथर्मिक रिएक्शन देते हैं, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है वहां पर हीट बढ़ती है, ठीक है। अब यहां पर अगर एक साइंटिस्ट बंदे का नाम बताऊं जिसने सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग जैसे शब्द का इजाद किया, जिसने इस तरह की चीजों के बारे में बताया, उनका नाम था जोसेफ फोरियर। जोसेफ फोरियर सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताने वाले शख्स हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग मैंने आपको पहले ही बोला ये कुछ नहीं है, एक तरह से कॉन्सिक्वेंसेस है जो ग्रीन हाउस गैस की वजह से, ग्रीन हाउस के प्रभाव की वजह से हो रही है हमारे अगल बगल। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा।
ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझने के लिए एक्चुअल में हमें ग्रीन हाउस गैसेस की तरफ जानना होगा। जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैस का लेवल हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ता है, वैसे वैसे इंफ्रारेड रेडिएशन ट्रैप होकर एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब तो वह हीट का बढ़ना, जिससे टेम्परेचर बढ़ता है। अब एक्यूमुलेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस में एक्सेस क्या बढ़ता है, जैसे वाटर वेपर, CO2, ओजोन। ओजोन कौन सा ओजोन है, याद रखना, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जो नीचे की तरफ पाया जाता है, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ठीक है, जबकि आपको बताऊं सबसे बड़ा रीजन अगर ग्लोबल वार्मिंग के लिए किसी को दिया जाता है तो वो क्या दिया जाता है, जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो पावर प्लांट्स हैं। मैंने आपको पीछे जब साइंस एंड टेक वगैरह क्लास ली, मैंने कहा है किसी एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस से अगर सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है या टेम्परेचर बढ़ रहा है एटमॉस्फेयर का, उसका मेन कॉज जो होता है क्या, वो होता है बर्निंग ऑफ fossil fuel, वो होता है burning of fossil fuel. So burning of fossil fuel is the main reason behind the global warming, है ना, या ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। और क्यों ना हो बच्चा, पावर प्लांट्स के लिए अच्छा खासा कोयला जलाना होता है, और मैंने आपको पहले ही बोला लगभग 60% पावर जनरेशन पूरी दुनिया में कोयला से होता है। तो जब कोल से अगर हो रहा है, इसका मतलब मैसिव लेवल ऑफ पोल्यूशंस इन्वायरमेंट में, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, वो कोल से ही होता है। ठीक है, वो कोल से ही होता है। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है कि सन की आने वाली ऐसी कौन सी रेडिएशंस है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ग्रीन हाउस गैसेस जो होते हैं, जो अभी हम पीछे बात कर रहे थे, वो इंफ्रारेड रेडिएशन को ट्रैप कर लेते हैं, और ट्रैप करने के बाद वहां जो रिएक्शन होता है वो होता है, दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जहां एटमॉस्फेयर में ऊष्मा निकलती है, और जहां पर एटमॉस्फेयर में ऊष्मा या हीट निकलेगी, डेफिनेटली वो जो एरिया होगा वहां का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और इसी को हम क्या कहते हैं बच्चा, इसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस, ग्लोबल वार्मिंग है क्या, वही मैं बोल रहा हूं, इट्स अ इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, इट इज अ इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। इसलिए कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग इज नथिंग, इट इज जस्ट अ इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। आगे ले चलते हैं, यहां इस पिक्चर में आपको काफी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है, और थोड़ा टेक्निकल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पर लिखा गया इफेक्ट ऑफ सोलर रेडिएशन इन द एटमॉस्फेयर टू क्रिएट द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है ना, समझना। यहां पर पहले इस पिक्चर में क्या समझाने की कोशिश की गई, समझो बच्चों। ये जो एरिया है वो आपको अर्थ का दिख रहा है, गॉट इट। ये पूरा जो एरिया है वो आपका अर्थ का है, गॉट इट। ये पूरा एरिया जो है वो है बच्चा आपका अर्थ, ठीक है, दिस इज द अर्थ। इसके ऊपर देखो एक ब्लैंकेट है जो कि एटमॉस्फेयर का है। ये देखो, ये क्या है, ये बच्चा पूरा का पूरा एक एटमॉस्फेयर का ब्लैंकेट है जो आपको यहां दिख रहा है। ये एटमॉस्फेयर, यहां पे गैसेस मौजूद है, ठीक है, यहां पे गैसेस मौजूद है। अब इसी एटमॉस्फेयर में आप देख सकते हैं ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया बच्चा, ये पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है जो यहां पे लिखा गया है, ठीक है, ये पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है जो लिखा गया। अब इस एटमॉस्फेयर में अगर ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, अगेन रिपीट, अगर इस एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, है ना, अगर यहां पे ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। अब ये ग्रीन हाउस गैसेस कहां से आती हैं, एक तो रीजन हो गया नेचुरल कॉजेस और एक हो गया एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस, ठीक है। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं क्या करती हैं, जब सन का रेडिएशन आता है, तो जब सन का रेडिएशन आता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, वो हाई होती है, और जो वेवलेंथ यानी लैम्डा जो होता है वो क्या होता है, वो लो यानी शॉर्ट वेवलेंथ होता है। यानी जो कमिंग सोलर रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और वेवलेंथ शॉर्ट होता है। थोड़ा ध्यान रखना, है ना। न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है फिजिक्स में, न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, और लैम्डा जो है बच्चा वो वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है। और आपने अगर फिजिक्स पढ़ी है तो आपको पता होगा न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, है ना, न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, गॉट इट। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। सुनो, मेरा कहने का मतलब है जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगे, इस एटमॉस्फेयर में उन ग्रीन हाउस गैसेस की जो सांद्रता होगी, जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, लगातार बढ़ेगा। जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैसेस की सांद्रता एटमॉस्फेयर में बढ़ेगी, अब होगा क्या, सन की जो रेडिएशन आ रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा, और ऑफ कोर्स जो सन की रेडिएशन आने वाली उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। इस रेडिएशंस में एक्सरे, गामा, माइक्रो, रेडियो, इंफ्रा, अल्ट्रावायलेट सब की सब होते हैं, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत
ज्यादा होती है, या कह लो वो शॉर्ट वेवलेंथ वाले होते हैं। जैसे ही ये अर्थ के सरफेस पे टकराते हैं यहां से रिफ्लेक्ट होके जाते हैं। ध्यान रखना, जब ये रिफ्लेक्ट होके जाते हैं तो यही जो शॉर्ट वेवलेंथ होता है ये लॉन्ग वेवलेंथ में कन्वर्ट हो जाता है। लॉन्ग वेवलेंथ का मतलब होता है बच्चा, इसको मैं इधर लिख देता हूं, लॉन्ग वेवलेंथ का मतलब है कि जो वेवलेंथ है अब वो काफी लंबा हो जाता है, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? सही बात है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एनर्जी। जब कोई चीज तेजी से आगे किसी पे भिड़ेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी तेज होगी तो भिड़ेगी, तो क्या होगा, उसका एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा, नहीं फ्रीक्वेंसी लेवल कम हो जाएगा। तो ये रिफ्लेक्टेड जो वेव्स हैं, जो रिफ्लेक्टेड वेव्स हैं उनका वेवलेंथ ज्यादा होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम हो गई, और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी कम हो गया तो लैम्डा क्या हुआ, वेवलेंथ बढ़ गया। तो वही मैं कह रहा हूं, यहां से आते समय शॉर्ट वेवलेंथ था और यहां से लौट के जब जाएंगे तो क्या होगा, वो लॉन्ग वेवलेंथ ऑफ लाइट होगी। और अगर यहां पर ग्रीन हाउस गैसेस हैं, तो इस लॉन्ग वेवलेंथ में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, इंफ्रारेड जो वेव्स होते हैं उनकी मात्रा रिफ्लेक्शन के टाइम में बढ़ जाती है। और जो ग्रीन हाउस गैस पाए जाते हैं वही इन इंफ्रारेड रेडिएशन को ट्रैप कर लेते हैं, और यहां पर कौन सा रिएक्शन करते हैं, यहां पे करते हैं बच्चा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन करने से क्या होता है, यहां का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, यहां का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये चीज, अच्छा यहां से अच्छा खासा देखो यहां पे ट्रैप हो जा रहा है, और कुछ यहां से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। जो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं वो हमारे किसी काम के नहीं होते हैं, उन्हीं को आप ज्योग्राफी में एल्बिडो कहते हो। जब हम लोग ज्योग्राफी में हीट बजट पढ़ते थे, है ना, आप एनसीईआरटी किताब उठाओ, हीट बजट जाओगे तो उसमें हीट बजट पे बोला गया सन की जो पूरी रेडिएशन जो अर्थ की तरफ आती है वो एक प्रॉपर 100% कहां से यूज होती है। उसमें बोला गया कुछ तो क्लाउड बना लेते हैं, बारिश कर लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग करते हैं जो मैं पढ़ा रहा हूं, और कुछ ऐसा रेडिएशन होता है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से लौट करके चले जाते हैं, जो ना तो क्लाउड बनाते हैं, ना ग्लोबल वार्मिंग करते हैं, ना फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो किसी काम के नहीं होते, वो उस हीट बजट में बच्चा एल्बिडो कहलाते हैं। अब आप खुद बताओ, अगर एल्बिडो जो लौट के जा रहा है अगर वो कम होगा, इसका मतलब यहां पे ग्रीन हाउस गैस एमिशन का लेवल बढ़ चुका है, वो ज्यादा से ज्यादा इंफ्रारेडिएशन को ट्रैप करके यहां का टेम्परेचर बढ़ा रहा होगा, और यही कहलाता है क्या, इट्स अ ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट। ठीक है, अब देख लेना, शॉर्ट वेवलेंथ, लॉन्ग वेवलेंथ, इसमें किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन मत करना, इसको अच्छे तरीके से समझ लो, और अगर जरूरत है तो अपनी किताब में ही ये चीज लिख लो जो मैंने अभी इस पिक्चर में बनाया है, यहां पर हो कहां रहा है, और आपको लगता है इसमें समझने में दिक्कत है, एक बार फिर से रिवाइंड करो, एक बार फिर से लो, क्योंकि हर बच्चे को मैंने जो एक्सेस दिया है ना, यहां पर आपको बार बार देखने का एक्सेस दिया है उस ड्यूरेशन ऑफ टाइम में। हाँ, अगर आप अपना ये सब किसी दूसरे को शेयर करते हैं ओटीपी में तो आपका ब्लॉक हो जाता है, तब आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए मैंने एक बच्चे को कई बार एक्सेस करने के लिए फैसिलिटी दी है ताकि आप लेक्चर्स को 2 से 3 बार सुन सकें। फाइन, आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम लिए चलते हैं बच्चा ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। ठीक है, आइए यहां देखते हैं। देखो, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं आपके सामने एक मैंने लिस्ट बनाई, कई तरीके से मैंने लिस्ट बनाई है, और ये चीज आपको बार बार मिलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन, ओजोन, फिर कह रहा हूं ओजोन कौन सा, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, एरोसोल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अच्छा, एरोसोल क्या होता है, जो एयर में सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल होते हैं ना, छोटे छोटे होते हैं, वो हवा में सस्पेंड करते हैं और फ्लोट करते हैं, उन्हीं को हम एरोसोल पार्टिकल कहते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम एरोसोल पार्टिकल कहते हैं। तो एरोसोल पार्टिकल हवा में सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल होते हैं, इनको हम एरोसोल पार्टिकल कहते हैं। अब यहीं पर मैं बता दूं, ये तो मैंने आपको ओवरऑल, इसके अलावा और भी गैसें, ये मैंने आपको ओवरऑल ग्रीन हाउस गैसेस के नाम लिए। व्हाट इज इट, दिस इज द ओवरऑल ग्रीन हाउस गैसेस की लिस्ट है, ये इट्स ओवरऑल ग्रीन हाउस गैसेस की लिस्ट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे कौन से ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो नेचुरल कॉजेस से आते हैं, जहां पर नेचर रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मारना वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन, ये नेचुरल कॉजेस से आते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है ना, नेचुरल कॉजेस से हमारे एटमॉस्फेयर में आते हैं। ठीक है, और इनके सोर्सेस क्या क्या है, इस पर अभी हम आगे जब बढ़ेंगे तो आपको दिखा देंगे। जबकि कुछ गैसेस ऐसे हैं जो किसी इंडस्ट्री के पर्पस के लिए ही बनाए जाते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में ही आते हैं, यानी वो पूरी तरह से सिंथेटिक होते हैं, जहां आपको दिख जाएगा क्या,
हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इसके अलावा पहले हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का भी यूज करते थे, लेकिन अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग बंद हो चुका है, जिसकी जगह हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को शुरू कर रहे हैं। लेकिन कार्बन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का यूज कर रहे हैं, लेकिन अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं होने से यहां नहीं लिखा गया, नहीं तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी एक एंथ्रोपोजेनिक या ह्यूमन मेड है। यह मैं भी आगे बताऊंगा इनको किन किन इंडस्ट्री में हम लोग बनाकर प्रयोग में लाते हैं। गॉट इट। और ये वहीं पर वहां पर कहीं लीकेज होता है या कुछ होता है और एटमॉस्फेयर में जाता है और ग्लोबल वार्मिंग कराता है। तो अगर आपके पेपर में पूछे ऐसे कौन से एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस की वजह से ही सिर्फ निकलने वाले ग्रीन हाउस गैसेस हैं, तो ये आप बोलोगे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और बच्चा सल्फर हेक्साफ्लोराइड, है ना, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ध्यान रखना। आगे चलो, अब हम आपको लिए चलते हैं इन ग्रीन हाउस गैसेस के सोर्सेस के बारे में। सबसे पहले बताऊंगा परफ्लोरोकार्बन कहां से आता है। परफ्लोरोकार्बन का जो सोर्स होता है, जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट रेफ्रिजरेटर के इक्विपमेंट्स होते हैं, या एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन में भी परफ्लोरोकार्बन का सोर्स है, परफ्लोरोकार्बन का सोर्स है। और अगर हम सल्फर हेक्साफ्लोराइड के बारे में बात करें, तो जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर होता है, जैसे सर्किट ब्रेकर होता है, ठीक है, इसके अलावा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस जो होती हैं, इन सब मिनी स्टेशंस जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के, ये सारी जगहों पे सल्फर हेक्साफ्लोराइड का ये सोर्स होते हैं। इसके अलावा जैसे मैग्नीशियम इंडस्ट्री में भी सल्फर हेक्साफ्लोराइड का यूज हो रहा है, सेमीकंडक्टर के बनने में भी इसका उपयोग हो रहा है। इसके अलावा टेनिस बॉल, शू के सोल्स वगैरह में भी, ट्रक के टायर में भी सल्फर हेक्साफ्लोराइड का यूज होता है। एक बार यूपीएससी ने 14-15 का तो पूछा भी था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग टायर बनाने के लिए होता है। नहीं भाई, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, ना कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो गलत था। इसके अलावा लीक वगैरह को चेक करने के लिए, मेडिकल पर्पस में, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के अलावा साउंड प्रूफिंग वॉल और विंडोज में जो खिड़कियां वगैरह होती हैं, उनको ध्वनि से बचाने के लिए भी सल्फर हेक्साफ्लोराइड जैसे सोर्सेस का उपयोग होता है। ये वो है जो दैनिक जीवन में इनका निर्माण किया जाता है ना, इन सब कामों के लिए। अब हम बात करते हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के बारे में, यानी HFCS के बारे में। HFCS के बारे में बात करें तो यहां पर आपको सबसे पहले बताऊंगा फोम इंसुलेशंस, ठीक है। आपने फोम वगैरह सुना होगा, गद्दे वद्दे जो फोम होते हैं उसको इंसुलेट करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा जो घरों में और या जो कॉमर्शियल जो रेफ्रिजरेटर है उसमें, और साथ ही साथ एयर कंडीशनर में भी, ठीक है, रेफ्रिजरेटर के साथ साथ जो एयर कंडीशनर है वहां पे भी इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड के क्या क्या सोर्स हैं, तो यहां आपको बताऊं सबसे पहले कार्बन, तो हमने यहां तक कर लिया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। याद रखना, मैं फिर कह रहा हूं, पहले हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करते थे रेफ्रिजरेटर में, ठीक है, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो था बच्चा, वो ओजोन डिप्लीशन करता था, जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा कहां, स्ट्रेटोस्फीयर में। तो लोगों ने क्या किया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन डिप्लीशन करता था उसकी जगह पर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन लाया। लेकिन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के साथ क्या भाई, अच्छा खासा ग्लोबल वार्मिंग करता है, इसीलिए यहां पर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ग्लोबल वार्मिंग करता है, ये यहां पर डिस्कशन होगा। और बताऊं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अपेक्षा, इवन क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ग्लोबल वार्मिंग करता था, लेकिन उसकी अपेक्षा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कई हजार गुना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करता है। और इसीलिए आपको बताऊं, फिर मैं बता रहा हूं, मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट जब आपको पढ़ाऊंगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जब किगाली एग्रीमेंट पढ़ाऊंगा, वहां पर हम लोग हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को फेज आउट करने की बात करेंगे, यानी इसका उपयोग समाप्त कर दिया जाएगा। जैसा कि 2010-12 के आसपास तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन में बंद कर दिया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के कौन कौन से सोर्स हैं। सबसे पहला सोर्स अगर कोई कार्बन डाइऑक्साइड का है, फॉसिल फ्यूल जैसे कोयला, ऑयल, पेट्रोलियम, इन चीजों को हम जलाते हैं। दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा जो मार्शी एरियाज हैं, फॉरेस्ट हैं, ये भी कार्बन कंपाउंड जो मार्शी एरियाज में होते हैं और फॉरेस्ट होते हैं, वहां पे भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड आता है। जैसे मार्शी एरियाज में क्या था, आप बोलोगे सर मीथेन आता है, ठीक है बच्चा, मीथेन ऑक्सीजन से रिएक्ट, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या बना, CO2 प्लस वाटर। देखो CO2 आया कि नहीं आया,
मीथेन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, CO2 प्लस वाटर। यहां देखो क्या लिखा है ना, एमिशन अलोंग विद अदर सोर्सेस, है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन द मार्शी। कार्बन कंपाउंड मीथेन है या नहीं, मार्शी एरियाज में और फॉरेस्ट एरियाज में ये क्या करता है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड का रीजन होता है। काफी कंफ्यूजन है ये। सीमेंट इंडस्ट्री भी, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी एटमॉस्फेयर में अच्छे खासे लेवल पर कार्बन डाइऑक्साइड का सिक्रीशन करते हैं। याद रखिएगा, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी एटमॉस्फेयर में अच्छे खासे लेवल पर कार्बन डाइऑक्साइड का सिक्रीशन करते हैं। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरीबडी रिमेंबर इट। अब देखो यहां पर मीथेन के सोर्सेस हैं। आप क्वेश्चन पेपर में जाओगे, यूपीएससी ने मीथेन के सोर्सेस पे क्वेश्चन पूछा है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप पीछे के 2011 से लेके आज तक के क्वेश्चन पेपर लगाओगे, वहां आपको मीथेन के सोर्सेस पर भी क्वेश्चन है जो पूछा गया है। और ये क्वेश्चन सिर्फ स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में नहीं, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, एनडीए हर जगह पूछा गया। मीथेन जो होता है, आपको बताऊं, ये कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा 5 गुना ज्यादा एफिशिएंट है। 5 नहीं, कहीं कहीं पर 10 से 12 गुना ज्यादा एफिशिएंट माना गया है ग्लोबल वार्मिंग करने के लिए। यानी कहने का मतलब है, अगर एक CO2 के बराबर ग्लोबल वार्मिंग करता है, तो एक मीथेन जो है वो लगभग 5 से 12 गुना CO2 के बराबर ग्लोबल वार्मिंग करता है। इसका मतलब मीथेन इज मोर एफिशिएंट देन CO2 फॉर ग्लोबल वार्मिंग। मीथेन के कौन कौन से सोर्सेज हैं जो आपके अगल बगल हैं, देखिएगा। सबसे ज्यादा मीथेन अगर कहीं निकल रहा है तो वेटलैंड एरिया से निकल रहा है, लगभग 21%। पैडी फील्ड, जहां पर पैडी फील्ड राइस वगैरह का कल्टीवेशन होता है, उसको भी आपको पता होगा, वो भी थोड़ा सा वाटर लॉक कंडीशन बनाया जाता है, लगभग 20%। जो बायोमास है 10%। एंटरिक फर्मेंटेशन याद रखना, जो रूमिनेट कैटल्स होते हैं, जुगाली करने वाले जानवर, उनकी आंतों में भी बैक्टीरियाज होते हैं जो कि फर्मेंटेशन वगैरह एक्टिविटी करते हैं, वहां पे भी मीथेन का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि वहां पे भी मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं। और मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया का मतलब जो कि मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। टर्माइट्स जो कि सेलुलोज खाते हैं। लैंडफिल यानी जो कि कचड़ों के गड्ढे होते हैं। इसके अलावा ड्रिलिंग, कोल माइंस और ओशंस, ये और इसके अलावा कुछ अदर सोर्सेस, यहां पे भी मीथेन अच्छी खासी मात्रा में है। ओशन में जो मीथेन, अगर आपने साइंस अड्डे की क्लास की है तो वहां मैंने क्लैथरेट्स के बारे में जानकारी दी है, और यह भी बोला है कि मीथेन आपको अंटार्कटिका वगैरह के एरिया पे भी मिल जाता है। जबकि अगर परमाफ्रॉस्ट जैसी कंडीशन में भी मीथेन जो होता है वो उन पोलर एरियाज में, उन रॉक्स वगैरह के नीचे दबे हुए हैं, जो कि आइस की पूरी एक शीट है। एक बात और बता दूं, मीथेन जो होता है जब वो हवा में आता है तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर बनाता है। और आपको बताऊं, वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैस है और कि कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है। तो ये कुछ नोट्स हैं, और इन नोट्स को अच्छे तरीके से, आई एम वेरी श्योर आप यहां समझ रहे हैं। किसी को भी यहां कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बच्चा। अब यहां देखो, मीथेन के बारे में कुछ चीजें लिखी गई हैं जो आपके सामने हैं। ठीक है, मीथेन जो होता है असल में जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं जनरली, जैसे पैडी फील्ड के एरिया है, स्वैम्पी एरिया है, नेचुरल वेटलैंड है, लैंडफिल है ना, रूमिनेट कैटल्स हैं, शिप है, टर्माइट्स है, इनके अंदर क्या होता है, एनारोबिक प्रोसेस होता है। याद रखना, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहां पर एनारोबिक प्रोसेस की वजह से मीथेन का एमिशन होता है, तो ये एग्जाम्पल आपके सामने है। यानी यहां पर कुछ ऐसे माइक्रोनिज्म होते हैं जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में रिएक्शन करके पूरा काम करते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और मीथेन वगैरह आपको बताऊं, ये डिकेड्स तक एटमॉस्फेयर में होते हैं, 7 से 10 ईयर ही नहीं, यानी 1 डिकेड से नहीं, लगभग 1 से 2 डिकेड्स तक ऐसा रिपोर्टेड है कि एटमॉस्फेयर में पड़े होते हैं। और सोचो, एक तो इनका रेजिडेंस टाइम बहुत ज्यादा होता है, और दूसरा ये CO2 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं ग्लोबल वार्मिंग करने के लिए, इसीलिए मीथेन ज्यादा खतरनाक है। लेकिन मीथेन की मात्रा एटमॉस्फेयर में बहुत कम है, जबकि CO2 0.03 है, जबकि मीथेन 0.0000 बहुत जीरो के बाद है, इसलिए उसकी मात्रा कम होने से मीथेन ज्यादा इफेक्टिव एटमॉस्फेयर में नहीं होता। लेकिन एफिशिएंसी वाइज अगर कोई पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में मीथेन ज्यादा इफेक्टिव है, हाँ एफिशिएंसी ज्यादा है, लेकिन प्रभावी इसलिए नहीं है क्योंकि मीथेन एटमॉस्फेयर में काफी कम मात्रा में अमाउंट ऑफ गैस है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, 25 टाइम्स मोर ज्यादा ट्रैप कर सकता है। आप देखो यहां पे टाइम्स भी बहुत ज्यादा मत घबराना, क्योंकि 5 से 12 गुना तक तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, कहीं कहीं पर 25 टाइम्स भी लिखा गया, लेकिन आप आइडियल 5 से 12 ही लेकर चलना। ठीक है ना। अभी यहां पर एक चीज और मैं आगे बात करूंगा जिसपे क्वेश्चन यूपीएससी ने 2023 में भी पूछा है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP।
आगे बढ़ो, GWP। अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में। अब यहां पे बात होगी नाइट्रस ऑक्साइड के कौन कौन से सोर्सेज। देखो, नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है जनरली, है ना, वो ऐसा कहते हैं 230 गुना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करता है इन कंपेरिजन टू CO2। ठीक है ना, इसका मतलब है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड सबसे ज्यादा हुआ, उससे कम मीथेन हुआ और उससे कम CO2 हुआ। अगर इन तीन में ऑर्डर पूछे तो ये ऑर्डर आप रखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ एफिशिएंसी पूछता है तब, ऑन द बेसिस ऑफ एफिशिएंसी पूछता है तो ये ऑर्डर चलेगा। इवन नाइट्रस ऑक्साइड आपको आगे बताऊंगा, जो ओजोन लेयर होता है उसके डिप्लेशन में, लेकिन यहां पर हम ग्लोबल वार्मिंग पे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के गैस की बात कर रहे हैं, इसलिए हम नाइट्रस ओजोन डिप्लेशन की बात नहीं करेंगे। लेकिन ये जरूर बताऊंगा कि नाइट्रस ऑक्साइड वहां पे भी आएगा जहां पर उसके कुछ फ्री रेडिकल बन जाते हैं, और वो नेचुरल कॉज होता है ओजोन डिप्लीशन का भी। जैसे ग्लोबल वार्मिंग नेचुरल कॉज से होता है बच्चा, वैसे ही ओजोन डिप्लीशन भी नेचुरल कॉज से होता है। रुको, मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अब यहां पे देखो, लगभग ऐसा कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग 6% जो हो रहा है पूरी दुनिया में, उसमें पूरा का पूरा जो कंट्रीब्यूशन है वो नाइट्रस ऑक्साइड का ही है। ये आपको फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में, है ना, लाइफ स्टॉक के जो वेस्ट हैं, ये सारे के सारे जब आप सीधा जलाते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसके अलावा जो ऑर्गेनिक वेस्ट है ना, जो नाइट्रोजन रिच फ्यूल है लाइक कोल वगैरह, जो आप जलाते हैं इससे अच्छा खासा नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं, गैस होते हैं, वो बाहर आते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन कंटामिनेटेड ग्राउंड वाटर जो जमीन के अंदर है, ओशन, नेचुरल सॉइल, इसके अलावा नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, ये सारे के सारे जो एग्रीकल्चर में यूज किए जा रहे हैं, ये भी नाइट्रस ऑक्साइड का सिक्रीशन करते हैं। अभी देखो, मैंने आपको पीछे का जब टॉपिक पढ़ा है, मैंने कहा देखो, मिट्टी में जो फार्मर होता है, जब कोई यूरिया या नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डालता है तो होता क्या, जब सन की रेडिएशन उस मिट्टी पर इन पर पड़ती है तो यहां रिएक्शन होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होते हैं वो हवा में निकल आते हैं। इसका मतलब ये यूज किए गए यूरिया और इस तरह की चीजें भी, या फिर डिकम्पोजिशन के बाद भी जब डीनाइट्रिफिकेशन होता है, याद रखना नाइट्रोजन साइकिल, वहां पे भी नाइट्रोजन की मात्रा जमीन से निकलकर हवा में मिल जाती है। यह भी आपको पता है। ओके, यहां पे देखो कुछ फैक्चुअल डेटा है, और जरा इन फैक्चुअल डेटा को थोड़ा ध्यान देना बच्चों। क्या दिख रहा है? इंपैक्ट ऑफ गिवन गैसेस ऑन द ओवरऑल ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर आपसे ओवरऑल पूछा जाए, याद रखना यहां पे जो है ओवरऑल पूरी दुनिया में ओवरऑल ग्रीन हाउस इफेक्ट होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? आप कहना वाटर वेपर। नंबर 2 पे कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 3 पे मीथेन, और नंबर 4 पे जो ओजोन है वो आप समझ रहे हैं, दैट इज द ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। ठीक है ना, पूरी दुनिया में अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ओवरऑल, ओवरऑल का मतलब होता है नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक, दोनों कारणों को अगर जोड़ दिया जाए तो ओवरऑल अगर किसी कारण से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो वहां पर आएगा क्या? सबसे पहले नंबर 1 पे वाटर वेपर, नंबर 2 पे कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 3 पे मीथेन और नंबर 4 पे ओजोन। ठीक है, नंबर 4 पे आपको मिलेगा दिस इज द ओजोन। अगर हम लिस्ट ऑफ कंट्रीज की बात करें, अगर हम लिस्ट ऑफ कंट्रीज की बात करें और लिस्ट ऑफ कंट्रीज के बेसिस पर अगर हम ये जानने की कोशिश करें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कहां हो रहा है, तो आपको बता दूं दोस्त, सबसे ज्यादा आपको मिलेगा नंबर 1 पर। अगर दुनिया में कोई ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है तो चाइना, देन यूएस, देन यूरोपियन यूनियन, और नंबर 4 पर हम आता है इंडिया, 5वां रशिया और 6वां जापान। और कितना कॉन्ट्रीब्यूशन पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग में भारत कर रहा है? वो लगभग 5.78% है, ध्यान रखना। और ये वैल्यू जो है ये समय के साथ थोड़ी बहुत प्लस माइनस होती रहती है, तो थोड़ा प्लस माइनस के लिए हमेशा तैयार रहना। ठीक है, थोड़ा प्लस माइनस, यानी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है तो वो कौन सी कंट्री है? दिस इज चाइना। और हमारा देश जो आता है बच्चा वो चौथे पर आता है, चाइना के बाद यूएस, यूएस के बाद यूरोपियन यूनियन, और उसके बाद आते हैं हम यानी इंडिया। यहां पर देखो पर कैपिटा एमिशन है, इसको भी बोलूंगा लास्ट मोमेंट ऑफ टाइम जब भी आप एग्जाम देने जाएं, लास्ट मोमेंट ऑफ टाइम जब भी आप एग्जाम देने जाएं, इन चीजों को एक बार अपडेट जरूर करें। इसमें भी आपको बहुत कुछ वेरिएशन मिल सकता है ना, हर समय के साथ। इसलिए इस पर, इसके पहले वाला और उसके पहले वाला, इन तीनों डेटा को चेक करके वहां पहले के 2 में तो चेंजेस आपको नहीं मिलेगा ना के बराबर, लेकिन यहां फ्रीक्वेंटली आपको मिल सकता है। कतर दुनिया में ऐसा कंट्री है जहां पर कैपिटा एमिशन ऑफ CO2 सबसे ज्यादा है। अब आप पूछोगे सर पर कैपिटा एमिशन कैसे निकालते हैं? बहुत ही सिंपल है, जितना ओवरऑल पोल्यूशन हो रहा है बच्चा, है ना, जितना ओवरऑल पोल्यूशन हो रहा है उसमें से वहां की जो टोटल पॉपुलेशन है उससे डिवाइड
कर दो, वहां टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो और उसको डिवाइड करने के बाद जो बनेगा वो होगा क्या, पर कैपिटा एमिशंस। तो वहां कतर जो होता है दुनिया में सबसे ज्यादा है 53.5%। उसके बाद त्रिनाद और टोबैगो है, उसके बाद यूएई है, नेदरलैंड है, बहरीन है, ब्रुनेई है और कुवैत है। दिस इज द ऑर्डर। बट अगेन आई विल टेल यू लास्ट मोमेंट ऑफ टाइम, इस तरह के फैक्ट आपको बिल्कुल चेक करने होते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये रहा वो आपका 9th लेक्चर जो मुझे कराना था, यूनिट नंबर 2, जो कि मैंने शुरुआत में करा दिया है। अगले लेक्चर में अभी हम लोग और चीजें देखने वाले हैं। यहां पर एक चीज और है, एक फैक्चुअल डेटा है, ये भी लास्ट मोमेंट में आप चेक जरूर करेंगे। लास्ट मोमेंट ऑफ टाइम हमेशा मैं लोगों को बोलता हूं याद रखना। आज के रेफरेंस में अगर मैं पूछूं, जो कि मैं साइंस एंड टेक की क्लास में भी जब एनर्जी चैप्टर पढ़ाता हूं तो बार बार कहता हूं, दुनिया में ऐसा कौन सा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर रहा है बच्चा, तो आंसर है पावर सेक्टर। आंसर है पावर सेक्टर यानी पावर स्टेशंस। आंसर है पावर सेक्टर यानी पावर स्टेशंस 21.3%। उसके बाद आपका आता है इंडस्ट्रीज, फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल, एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट्स, फिर फॉसिल फ्यूल रिट्राइवल प्रोसेसिंग, रेजिडेंशियल कमर्शियल अदर सोर्सेज, लैंड यूज एंड बायोमास एंड वेस्ट डिस्पोजल एंड ट्रीटमेंट्स। उसके बाद नंबर 1 पर हमेशा याद रखना पावर। इसीलिए कहता हूं, अभी देखो जब कोप 28 हुआ था दुबई में, है ना, जब कोप 28 हुआ था दुबई में 2023 के दिसंबर में, वहां पर यह बोला गया था कि न्यूक्लियर एनर्जी इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी को लाते हैं तो कहीं ना कहीं कोयला जैसी चीजों से जो पावर जनरेशन का काम कर रहे हैं बच्चों, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसको काफी हद तक सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी एक ऐसा सोर्स है जहां की जिसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है और मैसिव लेवल पर पावर प्रोडक्शन हो सकता है विदाउट क्रिएशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट। क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी से, यूरेनियम थोरियम से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे तो यहां किसी भी तरह का एनवायरमेंटल पोल्यूशन नहीं होता है मित्र। ठीक है ना। अब बताओ, और कोयला को एक बार में अल्टरनेटिव के फॉर्म में न्यूक्लियर एनर्जी को यूज किया जा सकता है। गॉट इट, किया जा सकता है। ठीक है, सो यहीं पर थैंक यू बोलता हूं आपको। इस लेक्चर को मैंने यहां पे समाप्त कर दिया, जिस हिसाब से चल रहा हूं। लगातार आप बुक को साथ साथ रखते रहेंगे, बहुत ज्यादा कुछ नोट्स बनाने की जरूरत है नहीं। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, किताब हर बार आपको अपडेट करके दी जाती है। जो भी नया अपडेशन आपके पास होता है वो आप मेरे साथ टेलीग्राम वगैरह से पूछते रहें। ठीक है, जिसके लिए मैंने आपको पहले ही बोला है, डॉक्टर रवि पी अग्रवाल ऑफिशियल पर जाकर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी चलिए दोस्त, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।